हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू दिस न्यू एपिसोड ऑफ नितिन नोज। एंड आज के वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस के बाद से ही यूएस डॉलर एज ग्लोबल करेंसी सभी कंट्रीज की मंजूरी से मजबूरी बन गया। साथ ही हम वो सभी रीजंस भी डिस्कस करेंगे जिनकी वजह से ही यूएस डॉलर एज ए ग्लोबल करेंसी चूज करा गया। और मैं आपको श्योरिटी देता हूँ कि अगर आपने आज के इस वीडियो को एंड तक देख लिया तो आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं होने वाली। तो चलिए बिना किसी देरी के हमारे आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, इस टॉपिक को अच्छे से समझने के लिए हमें शुरुआत करनी होगी द गोल्ड स्टैंडर्ड से। इस सिस्टम की ज़रूरत दुनिया को तब महसूस हुई जब कंट्रीज़ आपस में ट्रेड तो करना चाहते थे और सभी के पास अपनी अपनी करेंसीज भी थी, लेकिन कोई भी ऐसी करेंसी नहीं थी जिस पर दुनिया भर के देशों को भरोसा हो। लेकिन उस टाइम भी दुनिया भर की कंट्रीज़ को गोल्ड पर भरोसा था। तो ऐसे में सभी कंट्रीज़ ने डिसाइड करा कि वो अपनी अपनी करेंसीज को गोल्ड से अटैच कर देंगी। अब ये करेंसी टू गोल्ड अटैचमेंट क्या है, मैं आपको एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। मान लो हमारे पास दो देश हैं, कंट्री ए और कंट्री बी। कंट्री ए की करेंसी है रुपी और कंट्री बी की करेंसी है रूबल। अब गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम के अंडर होगा ये कि कंट्री ए अपनी करेंसी को गोल्ड से अटैच कर देती है और ये फिक्स कर देती है कि 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 100 रुपीज़। और ठीक इसी तरह कंट्री बी भी अपनी करेंसी को गोल्ड से अटैच कर देती है और फिक्स कर देती है कि 1 ग्राम गोल्ड इक्वल टू 50 रूबल। और अब इन दोनों ही कंट्रीज़ ने ट्रेड स्टार्ट करा और इनकी करेंसीज आपस में एक्सचेंज हुई। तो मान लो ट्रेड करते करते अब कंट्री ए के पास 1000 रूबल आ गए और कंट्री बी के पास 2000 रुपीज़ आ गए। तो अब ये दोनों कंट्रीज़ एक दूसरे को उनकी करेंसीज लौटा कर उतनी ही वैल्यू के गोल्ड ले लेंगी। तो यहाँ पर ट्रेड तो गोल्ड से ही हो रहा था, लेकिन करेंसीज एक मीडियम थी गोल्ड की रेगुलर मूवमेंट को अवॉइड करने के लिए। लेकिन इस सिस्टम में एक लूप था, वो ये कि सोचो क्या हो अगर कंट्री ए के पास 1 लाख रूबल इकट्ठे हो जाए और वो कंट्री बी के पास जाती है उस रूबल की वैल्यू का गोल्ड लेने के लिए, और कंट्री बी बोले कि मेरे पास तो गोल्ड है ही नहीं। ऐसे में कंट्री ए के पास बचा सिर्फ पेपर जिसकी अब कोई भी वैल्यू नहीं। और इसी तरह की प्रॉब्लम को अवॉइड करने के लिए एक रूल बनाया गया कि कोई भी कंट्री उतनी ही करेंसी प्रिंट करेगी जितनी वैल्यू के उसके पास गोल्ड रिजर्व होंगे। और यही था कंप्लीट गोल्ड स्टैंडर्ड सिस्टम। एंड आई होप कि अब तक आपको भी अच्छे से समझ में आ चुका होगा। लेकिन ये सभी कुछ वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से बदलने वाला था। हालांकि इसमें वर्ल्ड वॉर 1 का भी काफ़ी इम्पैक्ट रहा, लेकिन कंट्रीज़ की इकोनॉमी को जो फाइनल ब्लो मिला उसका रीज़न था वर्ल्ड वॉर 2। क्योंकि इन दोनों ही वॉर्स में कंट्रीज़ ने अपने एग्जिस्टेंस को बचाने के लिए पूरी ताकत से वॉर लड़े, जिसके लिए सभी कंट्रीज़ को बल्क में हथियार खरीदने पड़े। और इन दोनों ही वॉर्स में अमेरिका हथियारों का मेन सप्लायर था। और इसी वजह से वर्ल्ड वॉर 2 ख़त्म होने तक वर्ल्ड का 80% गोल्ड यूएस के पास आ चुका था। और अब क्योंकि कंट्रीज़ के पास गोल्ड ही नहीं था तो वो करेंसीज प्रिंट नहीं कर सकते थे और ना ही ट्रेड कर सकते थे। और अगर ट्रेड ही नहीं होगा तो कंट्रीज़ आफ्टर वॉर सिचुएशन से पैदा हुए इकोनॉमिक क्राइसिस से कैसे अपने आप को निकाल पाती। अब इसी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन के लिए 1944 में ब्रेटन वुड्स कॉन्फ्रेंस बुलाई जाती है, जिसमें IMF और IBRD नाम की 2 ऑर्गेनाइजेशंस का गठन करा गया। और इन दोनों ही ऑर्गेनाइजेशंस का काम था वॉर में ख़त्म हो चुकी कंट्रीज़ को वापस खड़ा करना, फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइड करना और ग्लोबल ट्रेड को सपोर्ट प्रोवाइड करना। और साथ ही ये भी डिसाइड करा गया कि अब से सभी कंट्रीज़ यूएस डॉलर में ही ट्रेड करेंगी। अब सवाल आता है, भला ऐसा क्यों? यूएस डॉलर को ही क्यों एज ए ग्लोबल करेंसी चूज़ करा गया? बेसिकली इसके पीछे 3 मेन रीज़न थे, जिसमें पहला रीज़न ये था कि उस टाइम अकेले यूएस के पास ही इतने गोल्ड रिजर्व थे कि वो उस वैल्यू की करेंसी प्रिंट कर कर पूरी दुनिया में सर्कुलेट कर सकती थी। दूसरा रीज़न ये था कि वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अकेला यूएस ही ऐसा देश था जिसकी इकोनॉमी स्टेबल थी और स्ट्रॉन्ग थी, और इसीलिए बाकी देशों को यूएस डॉलर पर ट्रस्ट भी था। तीसरा रीज़न ये था कि इसी कॉन्फ्रेंस में यूएस ने ये भी अनाउंस करा कि कोई भी हमसे डॉलर लाकर गोल्ड ले सकता है और गोल्ड लाकर डॉलर ले सकता है। और यूएस ने फिक्स कर दिया कि 1 आउंस गोल्ड इक्वल टू $35। और इसी से कंट्रीज़ को समझ में आ गया कि यूएस डॉलर के रिजर्व होना मतलब कि गोल्ड के रिजर्व होना। और ये रीजंस इनफ थे कंट्रीज़ को डॉलर पर ट्रस्ट दिलाने के लिए। और इसी के साथ यूएस डॉलर को एज ए ग्लोबल करेंसी एक्सेप्ट कर लिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यूएस बाकी कंट्रीज़ को डॉलर देगा क्यों? इसका जवाब बहुत ही सिंपल है। देखो, हर कंट्री किसी न किसी रिसोर्स में रिच होती है, तो ऐसे में सभी कंट्रीज़ अपनी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स यूएस को एक्सपोर्ट करना स्टार्ट करती हैं, जिसके बदले में यूएस उन्हें डॉलर पे करता है। और ऐसा ही कर करके कुछ ही सालों में डॉलर सभी कंट्रीज़ की रिजर्व करेंसी बन गया। लेकिन ये सब होने के कुछ ही सालों के अंदर ही यूएस अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू से ज़्यादा के डॉलर प्रिंट कर चुका था, जो कि पूरी दुनिया में सर्कुलेट हो रहे थे। और इसी दौरान यूएस वियतनाम वॉर में भी इन्वॉल्व हो जाता है, जिसकी वजह से यूएस की इकोनॉमी में एक शार्प डिप देखने को मिलता है। और क्योंकि अब तक काफ़ी कंट्रीज़ की इकोनॉमी स्टेबल हो चुकी थी, तो ऐसे में फ्रांस के उस टाइम के प्रेसिडेंट चार्ल्स डी गैलियो ने अपनी नेवी भेजकर यूएस के डॉलर के एक्सचेंज में गोल्ड वापस ले लिया।
और ये सब देख के बाकी कंट्रीज़ भी ऐसा ही करने की तैयारी में थी। लेकिन यूएस को ये पता था कि उसने अपने गोल्ड रिजर्व की वैल्यू से ज़्यादा के डॉलर प्रिंट कर रखे हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो उसके गोल्ड रिजर्व पूरी तरह ख़त्म हो जाएंगे। और यही सब देखते हुए अमेरिकन प्रेसिडेंट रिचर्ड निक्सन ने डॉलर को गोल्ड के लिंक से हटा दिया। मतलब कि अब कोई भी गोल्ड को डॉलर से एक्सचेंज नहीं कर सकेगा और इसी को निक्सन शॉक भी कहा जाता है और ये वाकई में पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा झटका था। इसी के साथ रिचर्ड निक्सन ने पेट्रो डॉलर डील भी साइन करी और क्योंकि सभी कंट्रीज़ के रिजर्व डॉलर में ही थे तो पेट्रो डॉलर के बाद पूरी दुनिया की मजबूरी हो गया डॉलर में ट्रेड करना। और यही पूरी कहानी थी यूएस डॉलर के मंजूरी से मजबूरी बन जाने तक की, जिस मजबूरी का फ़ायदा यूएस आज भी टाइम टाइम पर उठाता रहता है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इन फ्यूचर आपको इसी तरह का कंटेंट मिलता रहे। तब तक के लिए बाय बाय।